दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आखिरकार इसराइल और फ़िलिस्तीन में अब युद्ध की जो हमें एक आशंका लग रही थी कि एक बहुत बड़े लेवल पर युद्ध हो सकता है, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि दोनों पक्षों ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। यानी इसराइल ने भी अब हमले रोक दिए हैं और फ़िलिस्तीन ने भी हमले रोक दिए हैं। आलम ये हो चुका है कि अब फ़िलिस्तीन में भी जश्न चल रहा है और इसराइल भी दूसरी तरफ ये दावा कर रहा है कि इस जंग में उसकी जीत हुई है। मैं आज आपको एक खबर बता रहा हूँ कि इसराइल जो कि लगातार गाज़ा पर हमला कर रहा था, फ़िलिस्तीनी लोगों पर हमला कर रहा था, आखिरकार युद्ध ख़त्म होने के बाद भी उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि इसराइल सरकार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी ही कैबिनेट, उनके ही देश के मंत्रियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत मुश्किलें हैं उनके लिए और सरकार कभी भी गिर सकती है। धमकियाँ तक दी है मंत्रियों ने कि हम आगे आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। आपकी स्क्रीन पर ये हेडलाइन है, आज तक में छपी है, जिसमें लिखा गया है, हमास से समझौते पर अपने ही देश में घिरे इजरायली पीएम नेतन्याहू, सांसद बोले घुटने टेक दिए। सुना आपने हेडलाइन में कि उनके ही सरकार में जो सांसद हैं वो ही नेतन्याहू को बोल रहे हैं कि भाई तुमने घुटने टेक दिए, हमारे देश की नाक कटा दी है। मैं आगे आपको पूरी खबर पढ़कर सुनाऊंगा कैसे ये खबर इसराइल के लिए एक पहाड़ टूट गया है वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चले संघर्ष के बाद गुरुवार रात को सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है। सीज़ फायर लागू होने के बाद गाज़ा सिटी में फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। हमास ने इसे अपनी जीत बताया है, लेकिन सीज़ फायर को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ करीबी राजनीतिक सहयोगियों सहित कई दक्षिणपंथी सांसदों ने उन्हें हमास के साथ संघर्ष विराम को लेकर आगाह किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाज़ा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। इजरायली कैबिनेट ने इसकी पुष्टि की है। असल में नेतन्याहू ने गाज़ा में चल रहे सैन्य अभियानों के साथ विदेशी नेताओं की तरफ से सीज़ फायर के लिए राजनयिक प्रयासों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार शाम को उच्च स्तरीय सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों ने संघर्ष विराम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया। यानी बैठक में जो इजराइल सरकार के कैबिनेट में मंत्री थे कुछ, उन्होंने संघर्ष विराम के लिए वोट दिया। वो सब चाहते थे शांति हो जाए और दोनों पक्ष अब हमला करना एक दूसरे पर बंद कर दें, जिसके बाद सीज़ फायर का ऐलान किया गया था। यहाँ तक बात हो गई थी, मगर अब उनके कुछ नेता हैं देश के अलग अलग, चाहे विपक्ष में हो या गठबंधन में हो, गठबंधन की वहाँ सरकार है इसराइल में। ऐसे में उन्हीं मंत्रियों ने या बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी है कि भाई ये जो आपने काम किया है, आपने ये जो शांति स्थापित करने का काम किया है, ये कतई हमें रास नहीं आ रहा है। आप दोबारा से फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला शुरू कर दीजिए। एक तरफ अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ वो बयान ऐसा ही लगता है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट मतदान से पहले न्यू होप के नेता गिदेओन सार ने नेतन्याहू सरकार की सीज़ फायर की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सीज़ फायर हमास और अन्य आतंकी गुटों के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। ये शुरुआत हो चुकी है और ये पहले कैबिनेट के मतदान से पहले न्यू होप के नेता हैं जिनका नाम है गिदेओन सार, पहले नेता हैं। अब आगे भी सुनिए आप। गिदेओन सार ये कहते हैं, हमास को मजबूत होने से रोकने, गाज़ा में बंधक बनाए गए इजरायली सैनिकों और नागरिकों की बगैर वापसी सीज़ फायर करना राजनीतिक नाकामी होगी और भविष्य में ब्याज सहित इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। और भविष्य में मुखर सहयोगी माने जाने वाले गिदेओन सार अब इजरायली पीएम नेतन्याहू के बड़े आलोचक बन चुके हैं। उन्होंने नेतन्याहू के साथ दक्षिणपंथी सरकार के गठन से भी इनकार कर दिया है। पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में झड़प के बाद से पिछले 11 दिनों में हमास और फिलिस्तीन के अन्य चरमपंथी गुटों ने इसराइल पर 4000 के करीब रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट दागने पर इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में गाज़ा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 227 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। वहीं हमास के हमले से इसराइल में 11 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा आप देख रहे हैं, मार्जिन आप देख रहे हैं। फिलिस्तीन में मौतें होती हैं 227, वहीं इसराइल में मौतें होती हैं सिर्फ 11। तो आप सोच सकते हैं कि किस पक्ष में कौन सी जगह पर ज़्यादा नुकसान हुआ है और किस देश ने ज़्यादा बमबारी करी है। एक अन्य दक्षिणपंथी राजनेता हैं और
एविगडोर लिबरमैन के अध्यक्ष इजराइल बेटेनू। सीज फायर को वो कहते हैं नेतन्याहू की एक और विफलता। टीवी चैनल 12 न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा, आतंकी गुट के प्रति सरकार के पिछली कार्रवाई कारण हमास इजराइल को धमकी देने की स्थिति में आ गया है और सीज फायर उसे और मजबूत बना सकता है। लिबरमैन ने नेतन्याहू पर ही हमास को मजबूत बनाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा, हमास आज जहां है वहां उसे पहुंचाने में नेतन्याहू की भूमिका है। नेतन्याहू ने ही हमास को मजबूत बनने में सक्षम बनाया है। अब आप सोचिए, एक बात आती है कि एक तरफ लगभग आप देखें तो इजराइल की 80 से 85%, 80 to 85% की आबादी शांति चाहती है। वो नहीं चाहती कि इजरायली सरकार अब और हमले करे फ़िलिस्तीनियों के ऊपर। वो चाहते हैं मामले को अब ख़त्म कर दिया जाए। मगर वहीं 15% कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ कट्टरपंथी ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लगातार इजराइल हमला करता रहे और जब तक हमला करता रहे जब तक फ़िलिस्तीनी अपने घुटनों पर ना आ जाएं। यही वो चाहते हैं। उनके बयान आप सुन लीजिए, मैंने अभी आपको आधे सुना दिए हैं, अभी आधे और बाकी हैं। वो यही चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू हमलों को ना रोके, हमले वो करते रहे, फिलिस्तीनियों की जान जाए जो जाती रहे, बिल्डिंगों को नुकसान हो, देश का नुकसान हो, जान माल का नुकसान हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपने आप को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। ये कट्टरपंथी है जो 15% लगभग मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ, साइड में आप देख सकते हैं, ये इस्राएली भाषा में लिखा है। इन जनाब ने भी बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है, आलोचना की है। कट्टर दक्षिणपंथी जियोनिज्म पार्टी के नेता और नेतन्याहू के एक प्रमुख समर्थक बेजल स्मोट्रिच ने चेतावनी दी कि यदि सीज फायर सौदे में यरूशलेम पर रियायतें शामिल हैं तो प्रधानमंत्री सरकार बनाने के बारे में आप भूल जाइए। यही मैं धमकी की बात कर रहा था कि धमकी आखिर किस तरह दी गई है। ये जो ट्वीट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लैंग्वेज में, मैं आपको इसका अनुवाद करके बता रहा हूँ। मैं भी आपको हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का श्रेय दे रहा हूं, लेकिन अगर भगवान न करे हमास के साथ समझौते में स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से यरूशलेम से संबंधित है तो आप सरकार बनाने के बारे में भूल जाएं। मतलब मैंने जो आपको कहा था कि यह प्रधानमंत्री इस्राइल के उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। एक तो 11-12 दिनों में उन्होंने पहला कुछ अच्छा काम किया है कि सीज फायर का ऐलान किया है, जंग खत्म करने का ऐलान किया है, और ऐसे में कट्टरपंथी जो आप कह सकते हैं पावरफुल लोग हैं इस्राइल में, वो अब प्रधानमंत्री को धमकियां दे रहे हैं, राजनीतिक धमकियां दे रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि भाई अगर आप ये ऐसा काम कर रहे हैं ना तो आप सरकार भूल जाइए, आपको फौरन हटा दिया जाएगा अगले चुनाव में और आपका सारा राजनीतिक जो करियर है वो ख़राब हो जाएगा। अब ऐसे दबाव बनाया जा रहा है इस्राएली प्रधानमंत्री के ऊपर। बेजल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू से कहा है कि माउंट टेम्पल या पूर्वी यरूशलेम में शेख जर्रा से फिलिस्तीनियों की बेदखली की योजना को लेकर उन्हें हथियार नहीं डालना चाहिए। स्मोट्रिच और उनकी पार्टी के अन्य सभी 5 सांसदों ने भी इसी तरह के संदेश ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं बल्कि एक निर्णायक जीत चाहिए। ये कट्टरपंथी हैं इस्राइल के जो ये साफ कह रहे हैं कि हमला आप करते रहिए। इससे पहले भी कट्टर दक्षिणपंथी ओटजामा यहूदित गुट के प्रमुख इतामार बेन गुविर भी कहते हैं कि सीज फायर की स्थिति में वे नेतन्याहू का समर्थन नहीं कर सकते हैं। जारी बयान में बेन गुविर कहते हैं कि दक्षिणी इजराइल के लोग मजबूत और दृढ़ निश्चय हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इजरायली सरकार में ये बात नहीं है। मैं आज इजरायली सरकार से शर्मिंदा हूं और मानता हूं कि सीज फायर दक्षिण के निवासियों के मुंह पर थूकना है। कितने बड़े बड़े बयान पेश हो रहे हैं। आखिर 11-12 दिनों में ये जो धमाके हो रहे थे, लोग रातों को, आप सोचिए, एक बात सोचिए, घर में लोग रातों में कैसे सो रहे होंगे जब एक माता पिता अपने बच्चों को ये कहकर वहाँ पर सो रहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि सो जाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं, पता नहीं सुबह मुलाकात हो गया नहीं, अब मिलेंगे कहीं और ऊपर जाकर खुदा के पास, ऐसा कुछ बयान होंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता वो आंखें बंद करके नींद में जाएं और कब उनकी बिल्डिंग पर, उनके घर के ऊपर आकर कोई रॉकेट फट जाए, कोई बम फट जाए और उन्हें सुबह का सूरज वो देख भी ना पाएँ। ऐसा कुछ होता होगा वहाँ, ज़रूर होता होगा। लोग दहशत में ज़रूर सोते होंगे, इस खासकर फ़िलिस्तीन में, क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से लगातार वहाँ पर रॉकेट दागे हैं, रात हो या सुबह का टाइम हो, वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। तो आप सोचिए कितना दहशत का माहौल है। और अभी वहाँ पर कट्टरपंथी अभी भी यही चाहते हैं कि इसराइल ऐसा ही काम करते रहे और फ़िलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसाते रहे। यही काम अभी भी ये चाहते हैं। इसका जो आगे परिणाम हो सकता है मैं आगे आपको वीडियो में वो भी समझाऊँगा। बल्कि आप
क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? क्या कट्टरपंथियों की बात मान लेनी चाहिए इसराइल के प्रधानमंत्री को और हमले जारी कर रखने चाहिए, या फिर इसराइल के प्रधानमंत्री को अपने इस सीज फायर के फैसले को कायम रखना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये कट्टरपंथी सिर्फ इसराइल में नहीं होते हैं दोस्तों, ये हर देश में आपको मिलेंगे जो हमेशा एक्सट्रीमिस्ट बातें करते हैं, जो हमेशा लड़ाई मार काट युद्ध की बातें करते हैं। ये हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी हैं। जो हमेशा पाकिस्तान को लेकर गीत गाते रहते हैं ना, वही लोग कट्टरपंथी होते हैं। और यही इसराइल में चल रहा है। एक तरफ किसी तरीके से दुआओं से आप कह लीजिए, लोगों की मेहनत से आप कह लीजिए, देशों के आसपास आपस में बात करने को आप कह लीजिए, इन सब की मदद से किसी तरह तो 11-12 दिन बाद दोनों पक्ष माने हैं, सीज फायर उन्होंने ऐलान किया है। मगर अभी भी यही कट्टरपंथी ये चाह रहे हैं कि भाई नहीं, आप हमला कीजिए वरना आपकी कुर्सी गई। प्रधानमंत्री को ये कहा जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को, उन्हीं के मंत्रियों द्वारा, विपक्ष द्वारा, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा, कि या तो आप हमले जारी रखिए, हमास को आप सबक सिखाइए, गाज़ा को आप सबक सिखाइए, फिलिस्तीनियों को आप सबक सिखाइए, वरना आप अगले चुनाव में अपनी कुर्सी भूल जाइए। और आखिर में एक राजनेता को, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके एक नेता को क्या अच्छा लगेगा कि वो अपनी कुर्सी को छोड़ दे? जो ऐशो आराम, जो इतनी बड़ी पावर उसके हाथ में होती है, वो उसे छोड़ दे। क्या बेंजामिन नेतन्याहू को मजबूरन इस फैसले को मानना पड़ेगा? क्या उन्हें अपने ही मंत्रियों की बात को मानना पड़ेगा, या वो अपने फैसले पर अटल रहेंगे? क्या वो इतने हिम्मत वाले हैं कि अपनी राजनीतिक करियर को वो दांव पर लगाकर अपने फैसले पर अटल रह सकते हैं? ये बात हमें आगे आने वाले वक्त में पता लग जाएगी, जब इसराइल में चुनाव होंगे और देखा जाएगा इसराइल की जनता आखिर किसके साथ खड़ी है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आपको मुझे कमेंट कर बताइएगा। ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।